मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो रोहतक के बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान है श्री दीपक हुड्डा जी। दीपक हुड्डा जी ने काफ़ी संघर्ष के साथ ये जीत दर्ज करवाई है और इनकी जीत एक मायने रखती है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। दीपक जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको जीत की बधाई देते हैं सर। थैंक यू क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ तो मैं तो दोबारा आपको एक बार फिर से वो दूंगा ही दूंगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। अच्छा दीपक हुड्डा जी, पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ क्या लफड़ा वफड़ा क्या चल रहा था? कोई प्रधान थे, पूर्व प्रधान कौन से थे जिनके ऊपर एलिगेशन था पैसों का, वो था या वैसे एलिगेशन लगाए गए या क्या मामला था वो? मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। मैं लगातार बार में 3 बार महासचिव के पद पर रहा और पिछली बार जो इसी पिछली टर्म थी उस समय मेरी जगह रोहित सुहाग थे और प्रधान लोकेंद्र फोगाट जो थे। जी 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 जी। और उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी बना दिया। अच्छा, चलिए आप ये बताइए, मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको वो कर दिया, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया, उनकी सदस्यता वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी। लेकिन जब तक कोर्ट में आरोपी साबित ना हो जाए तब तक बार काउंसिल कैसे कर सकती है, ये बताइए। सर यही तो बताने जा रहा हूँ मैं। हाँ बताइए। जैसे मैंने कार्यभार अपना संभाला महासचिव का, मैंने देखा ऑफिस में किसी प्रकार का चैम्बर्स को लेके, अकाउंट्स को लेके, बैंक स्टेटमेंट को लेके किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड बार में नहीं था। अच्छा अच्छा। जिसका दायित्व महासचिव जनरल सेक्रेटरी का बनता है। हाँ ठीक है। मैंने मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए ठीक है लोकेंद्र फोगाट को, रोहित सुहाग को, दोनों को मैंने एक नोटिस जारी किया, उनको समय दिया कि आप ये चीजें बार के अंदर रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड के तौर पर होना चाहिए वो बार में नहीं है। ठीक है। ये इतने समय के बाद अवेलेबल करवाए गए। ठीक है। लेकिन दोनों ने किसी भी प्रकार का गौर ना करते हुए, ना जवाब देना, ना कोई बात करना, टालते रहना। फिर मैंने हाउस की मीटिंग कॉल की, जनरल हाउस मीटिंग कॉल की मैंने बाहर की। जनरल हाउस की मीटिंग में मैंने कहा कि आपको फिर समय दिया जा रहा है, आप जो भी हिसाब किताब है मुझे नहीं हाउस में दे दो। चलिए, कहने का मतलब ये है कि आपको लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए आपने कार्रवाई की और आपके हिसाब से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस मामले में दोषी पाया और उनको मतलब कैंसिल कर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब थोड़ा हालत से बात करते हैं दीपक जी। यहाँ पर जब भी चुनाव होता है 1 साल का टर्म होता है, 1 साल, और 1 साल के टर्म में कोई भी प्रधान जो चुनाव लड़ता है कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करता है। तो वो 20 लाख रुपए कहाँ खर्च होते हैं और वो उसकी रिकवरी कैसे करता है, ये बताइए। कोई भी प्रधान, मैं किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्या इतना खर्चा क्यों होता है? दलाल साहब, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ग्राउंड लेवल पर आपके बार सर्वे करो। ठीक है। किसी कैंडिडेट का अगर आपके बार इलेक्शन में 1 लाख भी खर्च हुआ, आप तो 20 लाख की बात करते हो। अगर 1 लाख रुपए भी किसी का खर्च हुआ तो सर, मैं इससे सस्ता बिना खर्चे बिना पर्ची का चुनाव जो अब की बार रहा बिना खर्चे बिना पर्ची, यानी आप बीजेपी के समर्थक हैं। चलिए कोई छोड़िए इस चीज को। अभी एक बार बताइए सर, मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरी एनरोलमेंट यहाँ 2010 से है, कम से कम 15 साल तो मुझे हो गए देखते हुए। जब भी कोई किसी भी पद के ऊपर चुनाव लड़ता है तो उससे अपने जो वकील साथी हैं आदेश देते हैं फ़ोन पर कि इतने आदमी यहाँ बैठे, वहाँ इतने मुर्गे बेच दीजिए, इतनी दारू बेच दीजिए, इतने बियर बेच दीजिए। ये मैंने खुद देखा है। तो सर, क्या एक वकील का ये स्टेटस होता है कि वो कैंडिडेट से अगले 6 महीने तक का स्टॉक करके रख लेते हैं? सर देखो, मैं तो अब लेटेस्ट से चुनाव लड़ा है, अभी रिजल्ट हमारा 17 तारीख को आया है और इसी लेवल पर मैं बात करना चाहता हूँ कि बार काउंसिल ने भी संज्ञान लेते हुए ड्रिंक पार्टी पे और इकट्ठे होने पर रोक लगाई। उन्होंने यहाँ तक एक लेटर जारी करते हुए उसमें लिखा कि अगर कोई कैंडिडेट किसी तरह की पार्टी करता मिला या ड्रिंक वगैरह की पार्टी करता मिला तो उसे तुरंत प्रभाव से नामांकन ही रद्द कर दिया जाए। क्या इसका ये तात्पर्य ये कहना चाह रहे हैं कि आज से पहले तो ये होता है? पहले होता है। तो उन्होंने वो रिकवरी कहाँ से की 20 लाख रुपए की? सर रिकवरी में देखने लगे, आपको बताया 47 लाख रुपए गबन पीछे प्रधान के ऊपर जो आरोप लगे थे वो साबित हुए। बार काउंसिल पंजाब ने हरियाणा ने पुलिस किया, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया, इलेक्शन पर रोक लगाई। उसके बाद वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील के लिए गए। उन्होंने उस बात को सही मानते हुए, जो मैंने रिकॉर्ड पेश किया था, मोहर लगाते हुए बार काउंसिल पंजाब हरियाणा को सही ठहराया और उसके खिलाफ करप्शन केस की FIR दर्ज तक के लिए बोला गया। सर, क्या ये रुक जाएगा? इस तरह का जो मामला है 20-20 लाख रुपए खर्च होने का मामला रुक जाएगा? सर रुक तो गया, आपके सामने फिलहाल। एक बार बताइए, मान लीजिए
मैं वकील हूँ यानी वोटर हूँ आपका, आप भी चुनाव में खड़े हैं, ये भाई भी चुनाव में खड़े हैं, मैं चुपचाप आपको फ़ोन कर दूँगा आगे, दीपक जी हम इतने आदमी हैं और आप वो भेजा, आप चुपचाप, आपको चाहिए वोट, वोट के लिए आप तो चुपचाप भेज देते हैं, ये दूसरे कैंडिडेट नहीं भेजते, तो ऑब्वियसली आपको तो वोट चाहिए और वो आपको वोट दे देंगे इस तरह, तो कैसे रुकेगा ये मामला? सर ये खुद हमने इसमें संज्ञान लेना होगा। हाँ। खासकर मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूँ। अब की बार मैंने किसी प्रकार का भी कोई भी खर्चा बार के अंदर नहीं हुआ, पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ और बहुत बड़े सभी पोस्टों पर चुनाव हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ये इस तरह का करप्शन रुक जाए, ये तो एक बिलो स्टेटस भी है कि वकील के साथ में वकील साहब की पदवी लगती है, लोग मान सम्मान करते हैं और वो अपने उससे मतलब चाय का कप भी नहीं पीते, वो भी कैंडिडेट से पीते, ये बहुत ही मतलब घटिया बात। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, अब की बार बगैर किसी को नोटिस दिए, बगैर किसी को कहे, इसके अंदर जो एनरोलमेंट थे, जो मेंबर थे, उनके नाम काट दिए गए, न तो किसी को सूचना दी गई कि तुम्हारे नाम काट रखे, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ होती है या नहीं होती, या अपने आप नाम काट देते हैं? सर दलाल साहब आप खुद एडवोकेट हो। हाँ। आपको मैं बताऊंगा, शायद आपको इस बारे में मेरे हिसाब से पूरी जानकारी नहीं। हाँ बताइए। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से पूरे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में एक शेड्यूल जारी किया जाता है। भाई इस तारीख को आपका इलेक्शन तय किया गया है, इस तारीख को नॉमिनेशन है, इस तारीख को विड्रा है और इस तारीख इस प्रकार से आपने जो वोटिंग लिस्ट बनेगी इस प्रकार से बनेगी और इस प्रकार से आपने एनुअल जो अपनी फीस होती है इस प्रकार से पे करनी है। उसमें शेड्यूल में कॉल में स्पेशल दिया हुआ है एक बल्क पेमेंट का। ठीक है कि भाई जैसे आप बता रहे थे भाई पार्टियों के अलावा क्या होता था, जैसे मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने भर दिया 50 बंदों को इकट्ठा अपना एनुअल फीस भर दी है, 50 को मैं घर में जाकर देगा तो ये बड़ी पर्ची पकड़ूंगा। वो तो हो गया करप्शन सर, मैं उसकी करप्शन की बात नहीं कर रहा सर, मैं वोटिंग राइट की बात कर रहा हूँ। वोटिंग राइट की बात कर रहा हूँ सर। उसके अंदर वही तो कॉलम है ना, बल्क पेमेंट जिसको बोला है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है बार के अंदर उससे एक पेमेंट करोगे आप। ठीक है। उसके अंदर एक छूट दी गई थी, भाई ब्लड रिलेशन में आपका बेटा है, बेटी है, माता जी है या भाई वाइफ है, जो ब्लड रिलेशन के अंदर है सिर्फ उनको छोड़ा जाएगा, वो भर सकता है। हाँ। उसके अलावा किसी ने भी हाँ। बल्क में पेमेंट की तो उसको वोटिंग राइट नहीं, मान लिया वोटिंग राइट नहीं होगा। लेकिन जिसने एक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से एक ही नंबर से भरता रहा और ऑनलाइन उसने एक ही नंबर से वो की हो, पेमेंट की हो, क्या उसके भी नाम कटे? नहीं, उसको वोटिंग राइट मिला है। उसको वोटिंग राइट बिल्कुल मिला है। उसके अंदर कॉलम एक और था सर, मैं पूरी जानकारी देता हूँ। उसके बाद एफिडेविट, वन बार वन वोट। भैया आप लोग, हमने एक एफिडेविट देना था कि मैं यहाँ वोट को यहाँ कास्ट करना चाहता हूँ। जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कम से कम 800-900 फोन किए हुए हैं, ऑन रिकॉर्डिंग है वो फोन। इस समय पे इस डेट को इतने बज के इतने मिनट पे ये बात हुई, उन्होंने कॉल किया, हाँ जी आपका एफिडेविट, बोले सर हमने तो दिया ही, फर्जी एफिडेविट मिलेगा। और अगर किसी के पास कॉल नहीं गई हो तो? सर जिसको कॉल नहीं गई, हमने जनरल नोटिस जारी करा रिटर्निंग ऑफिसर ने। कहाँ जनरल नोटिस? क्या हमारे ग्रुप से एकदम सुने हुए व्यक्तिगत रूप से जारी नहीं करना चाहिए था? सर मैं कह रहा हूँ कॉमन हमारे ग्रुप है बाहर के। हाँ चलिए कोई बात नहीं सर, मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और ऐसे आदमियों के जिसने अपने फ़ोन से रजिस्टर्ड फ़ोन से पेमेंट की उनके भी नाम ये सोच के काटे गए हैं कि शायद कि ये तो किसी दूसरे उसके कैंडिडेट नाम। ये भी सुनने में आया है कि कुछ वकीलों ने, पहले जो वकील थे उन्होंने 200 फर्जी नाम ऐड कर रखे। सर कहाँ से फर्जी नाम ऐड होंगे? किसी प्लम्बर के या वेल्डर के तो नाम होंगे नहीं, वो भी तो एडवोकेट होंगे ना जिनके एनरोलमेंट यहाँ की। सर हमने ऐसे फ्रॉड मिले हैं उसमें, जिस आदमी को एक्सपायर, हमारे वकील साथी को 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है, उनका एफिडेविट भी आया है, उनकी फीस भी आई ऑनलाइन। बताओ क्या आपने उस चीज की कोई इंक्वायरी नहीं की? इंक्वायरी की तभी तो पता लगा, इंक्वायरी करने के बाद तो हमें पता लगा कि ये फर्जी है। चलिए सर कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताइए, आप एक नियम है कि कोई भी वकील दूसरा काम नहीं कर सकता जी। अब एक वकील दूसरा काम नहीं कर सकता तो मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ कि ऐसे 90% वकील है जिनका इतना ज़्यादा काम नहीं चल रहा है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो दूसरा काम वो करेगा नहीं, यहाँ काम चलता नहीं तो वो वकील कहाँ जाएगा फिर? आज सरकार ने मजदूरों के लिए भी मनरेगा जैसी स्कीम लागू कर रखी है, तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसे वकील जो 5 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, उनका काम नहीं चलता तो उन्हें स्टाइपेंड दिया जाए या फिर एक मुश्त राशि हर साल दी जाए या हर महीने दी जाए ताकि वो स्टैंड हो सके? इधर से तो सरकार ये कह रही है कि दूसरा काम नहीं करेंगे, इधर से उनके काम चल नहीं रहे, तो
क्या ऐसा आज तक क्यों तो आपने आवाज नहीं उठाई, क्यों इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया, ये बताइए आप। बिल्कुल। और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कई स्टेट में है जो ऐसी जो स्कीमें चली हुई है, और हमने रेजोल्यूशन पीछे भी मुख्यमंत्री को भेजा था, और दोबारा फिर हम जो हमारी नई कार्यकारिणी है पूर्ण रूप से पूरी कार्यकारिणी रेजोल्यूशन पास करके अपने सेंटर में भी और स्टेट में भी दोनों जगह भेजेंगे। देश के कानून मंत्री को हम ये चीज भेजेंगे भाई इस विषय पर जो और स्टेट में लागू हो सकता तो हरियाणा में क्यों भेजेंगे, यानी आज से पहले किसी सर मैं महासचिव होते मैंने भेजा था, बिल्कुल भेजा क्या रहा है था, उसका कोई जवाब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब आप कैसे कह रहे हैं कि अब जवाब आ जाएगा? अब हम जाके पूरी कार्यकारिणी मिलेगी जी, प्रॉपर जाके मिलेंगे। मैं अकेला था, कोई प्रयास साथ करने वाला ऐसा नहीं था। पूरी कार्यकारिणी में चलो भाई हम आपके साथ चलते हैं और चल के मिलते हैं। क्या ये जो वकील साथी हैं, नए वकील साथी हैं, उनको ये भरोसा है कि आप उनके लिए इस तरह का स्टाइपेंड का या एक मुश्त राशि का कोई बंदोबस्त करवा देंगे? क्या आप उनको इंश्योर कर रहे हैं? देखो सर मैं बिल्कुल तय दिल से पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कार्यकारिणी प्रयास करेगी। जहाँ पे हमने जाना है मिलना सरकार से, चाहे स्टेट के अपने चीफ मिनिस्टर हो, सेंटर के हमारे कानून मंत्री हो, जहाँ भी बार काउंसिल इंडिया के हमारे चेयरमैन हो, जहाँ पे हमने जाना वहीं जाएंगे जी, और पूर्ण रूप से इसको लड़ाई को लड़के, और मुझे उम्मीद है इसमें हम कामयाब होंगे। कामयाब हो जाएंगे। 1 साल का टेन्योर होता है सर, अगर कामयाब नहीं हुए तो सर ये तो देखो कामयाबी तो मेरे हाथ में तो है नहीं, प्रयास करना मेरे हाथ में है। अब मेरी कलम से अगर कुछ हो सकता है, स्टाइपेंड मैंने देना हो भाई, या वही कलम चलाऊंगा स्टाइपेंड चालू हो जाए, ऐसा अगर पॉसिबल है तो आप बताओ। आपके पास भी फंड भी तो पड़े है ना सर यहाँ पर? नहीं सर वो फंड तो फिर इसलिए थोड़ी है, वो फंड तो सर वेलफेयर के लिए है। क्या वकीलों का परिवार का काम चलाना, उनको सहारा देना, उनको सहयोग करना, का ये वेलफेयर नहीं है? नहीं फिर हम इतना फंड लेते नहीं जी। एनुअल चार्ज 1000 रुपये रखा हुआ सर, ये लाइब्रेरी की सुविधा भी है, को हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है उसके लिए भी है, और जो हमारी फैसिलिटी है कॉमन उसके लिए भी है। चलिए अब आप प्रधान बने हैं जी जी, अब तक ऐसा क्या है जो नहीं हो पाया जिसको आप करेंगे? सबसे बड़ी समस्या जी टॉयलेट की। अगर कोई लेडीज हमारे बार में क्लाइंट हो या एडवोकेट साहिबान हो, हमारे लेडीज कॉमन रूम में तो है स्पेशल, लेकिन आम हम अगर बात करेंगे तो आज तक महिला शौचालय हमारे पास नहीं है। सर लोग 8-8 बार प्रधान बने हैं, 5-5 बार प्रधान बने हैं, इतने उससे बनते आ रहे हैं, आप एक महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं बनवा पाए? सर उन्होंने फिर महिला का शौचालय बनाएंगे या अपनी जेब भरेंगे? बात वही आ गई ना। अच्छा आप ये आप बड़ी बात है कि अपनी जेब भरेंगे, महिला शौचालय बनाएंगे। अच्छा आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जितने पूर्व प्रधान थे उन्होंने अपनी जेब भरिए करे? बिल्कुल भरिए जी, और करप्शन के केस में इसलिए FIR किया देश में। चलिए और कोई विशेष प्रॉब्लम? पार्किंग की समस्या जी बड़ी, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग का तो सर ये हाल है कि आपने पब्लिक का जो रोड है उसको भी कब्जा रखा है पार्किंग, फिर भी हमारा काम नहीं चल रहा सर। तो फिर इसका क्या समाधान करें? मैं DC साहब की जो कोठी है इसके लिए मैं CM साहब से मिला भी हूँ, और उन्होंने कहा कि अपना एक रेजोल्यूशन बना के मेरे को भेजो, और मैं कोशिश करूंगा कि DC साहब की जो कोठी है वो बार के अंदर लगभग 4 एकड़ के आसपास है, वो मैं आपको दूं कोई सोल्यूशन निकाल के, जिसमें पार्किंग की समस्या और न्यू जो बच्चे आते हैं हमारे वकील साथी आते हैं इनरोलमेंट हो गए, उनको जो समस्या रहती है बैठने की चैम्बर्स की, नए टावर बनाएंगे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। ठीक है सर, एक सवाल थोड़ा अलग से हटके पूछना चाहूँगा। कोई भी क्रिमिनल या आरोपी किसी वकील के पास आता है, उस वकील को ये पता होता है कि ये वास्तव में क्रिमिनल है या इसने क्राइम किया या नहीं किया है। अगर वो ये जानता है कि ये वास्तव में क्रिमिनल है, इसने अपराध किया है, तो वो क्यों उसका केस लेता है? सर ये बताओ फिर इसके पैरवी कौन करेगा? पैरवी कौन करेगा? यानी कहने का आपका तात्पर्य ये है कि अपने फीस के बदले में ये जानते हुए भी कि सामने वाला अपराधी है, उसने अपराध किया है, वो समाज का गुनाहगार है, फिर भी आप उसको अपने फीस के लिए बचाएंगे? सर ये बताओ, हमारी तो एक समझो कि जैसे फीस है, फीस देकर पेश होते हैं। आप पहले 2 मिनट बात कर रहे थे कि रोजगार की, बेरोजगारी की। भाई अगर मान लो हमने पता है, अगर अब मेरे पास कोई आया है, अगर मैं एक ये मान लो कि फीस की सर्विस है, फीस हमारे को दी, हम अपना दायित्व पूरा निभाते हैं। जो यानी आप ये कह रहे हैं कि उसने फीस दी, चाहे उसने किसी का मर्डर किया हो, गला रेता हो, चैन स्नैचिंग की हो, किसी के बच्चे को उठाया हो, किसी से फिरौती वसूल की, और आप ये सारी चीज जानते हैं, नहीं, फिर भी आप उसको बचाएंगे? कोई अगर समाज के प्रति क्या कोई अगर ऐसा सिस्टम होता, जैसे मान लो गद्दी खेड़ी वाला मामला था, वो नेपाली अपना कांड था, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया
कि अपनी बार से कोई भी वकील इस मामले में पेश नहीं होगा, और हमारी बार ने साथ दिया जी पूरा। एक मामले में हुआ नहीं सर, जो संज्ञान में आते, जो मेन ऐसा मामला जैसे आप बात कर रहे हो, भाई संज्ञान में कोई ऐसा मामला है जो ये पता कि सरेआम में सब कुछ मामला गलत और खराब है, उसमें बार की तरफ से तुरंत प्रभाव से रेजोल्यूशन पास किया जाता है जनरल हाउस की मीटिंग में कि इस विषय में सभी साथियों से निवेदन है, इस विषय में साथ ना दे और ना पेश हो। और वकील साथी हमारी इस बात का ख्याल रखते हैं, मान सम्मान करते हैं और निभाते हैं। उसी का रहते हैं। बाकी जो मर्डर करता है, बच्चों का किडनैप करता है, फिरौती मांगता है, उसके ऊपर इस तरह कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता कि भाई इस तरह का भी केस नहीं। सर अगर हमने जजमेंट ही हमने दे दी, फिर जुडिशरी क्या करेगी? अच्छा अच्छा, आने से पहले हम उसको दोषी करार दे दिया, वकील ही ने दोषी बता दिया, तो दोषी है, ट्रायल कोर्ट ट्रायल फिर क्या करेगा? लेकिन कोर्ट ट्रायल तो बताएगा, वकील को पता तो होता है ना सर हकीकत क्या है। सर ट्रायल में तो पता लगता है, एविडेंस है और कुछ ऐसे होने के बाद तो पता लगेगा। अगर हमने फैसला उसको दे दिया, अगर हमने फैसला लिख दिया नहीं भाई तेरी है। आपका कहने का तात्पर्य है समाजवाद में और आपको आपका जो फीस है, आपकी कमाई है, वो पहले है, कहने का तात्पर्य। देखो सर, हर आदमी के लिए है, आप जो प्रोफेशनल कोई भी काम करोगे अपना, देखो वो चीज तो पहले देखोगे मुझे क्या फीस है, क्या चीज है, क्या। चलिए, आप अपने बार के साथियों को क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे कि उनके लिए कल्याण के लिए आप लिए तो जरूर करेंगे कम से कम? दलाल साहब, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 14 साल तक जो साम्राज्य आ रहा है, 14 साल बनाम एक साल में करूँगा। जो आज तक 14 साल में कार्य नहीं हुए विकास के, वो सारे कार्य मैं पूरे करके दिखाऊंगा। जैसे पार्किंग का बताया था, टॉयलेट का बताया था, डीसी साहब की कोठी वाला बताया था, ठीक है जी, और जैसे वकीलों के वेलफेयर के लिए बताया था, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। चैम्बर पूरे हैं वकीलों के लिए? चैम्बर पूरे कहाँ जी, 5,000 की स्ट्रेंथ हो गई हमारी। तो चैम्बर कहाँ से लाएंगे, कैसे? चैम्बर सर अभी तो बताया कि हमने जमीन के लिए, वो तो पार्किंग के लिए बताया सर मल्टी स्टोरी पार्किंग और टावर बनाएंगे चैम्बर्स के। अच्छा, और चैम्बर और बनाओगे? जी जी, जैसे रोनी कोर्ट की तर्ज पे 27 मंजिल है, लिफ्ट लगी हुई, अच्छी लिफ्ट है, उनको पता भी लगता है और बहुत अच्छे साइज के। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो नए बच्चे हमारे साथी आते हैं उनको प्रॉपर, हम उनके साथियों से पैसे लेते हैं, जो हमारी पोस्ट आती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी, इस हिसाब से। चलिए सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे दीपक हुड्डा जी, जिन्होंने अपनी कार्यशैली के बारे में बताया और क्या कमियां हैं रोहतक कोर्ट के अंदर उसके बारे में बताया, और आने वाले टाइम में इनकी क्या प्लानिंग होगी, क्या क्या ये विशेष काम करवाएंगे। विशेष रूप से जो मैंने मुद्दा उठाया और जो इन्होंने भी कहा है कि रेजोल्यूशन पास किया, वह वकीलों के लिए स्टाइपेंड का या एक नियमित सैलरी का, ताकि वो वकील जो शुरुआत करते हैं अपने काम की, अपने कैरियर की, उनको शुरुआत में सहयोग की ज़रूरत होती है। उनको सहयोग के लिए इन्होंने कहा है कि सरकार से हम इस चीज़ की डिमांड करेंगे। तो उन वकीलों के लिए भी अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है, और वास्तव में उनका हक भी बनता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने पहले ही उनके हाथ बांध रखे कि एक वकील दूसरा काम नहीं कर सकता, तो उस वकील के साथ उसका परिवार भी होता है, और जो नया काम शुरू करता है उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक स्टाइपेंड की ज़रूरत होती है। तो दीपक हुड्डा जी ने ये दिलवाई है कि जरूर उसके लिए ये कार्य करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर करते हैं तो हम इनके लिए और वकीलों के और साथी हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं, और हम चाहते हैं कि अपने इस प्रयास में सफल हो। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक बार इनका फिर से धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हम चाहेंगे कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही नमस्कार।